we studied your whole poem, The Frog and the Nightingale. Now in this video we are going to study the question answers of the chapter The Frog and the Nightingale of your class 11th chapter number 12. So let's start with our first question, and the first question is read the following lines and write their explanation. आपको ये लाइनें पढ़ना है और इनके explanation को हमें समझाना है कि इन लाइनों के अंदर वो कहना क्या चाहता था कवि. एंड पहला हमारा है एंड द क्रास केकोफोनी ब्लेड आउट फ्रॉम द समक ट्री एट हुज फूड द फ्रॉग ईच नाइट मिन्स्ट्रेल्ड ऑन टिल मॉर्निंग लाइट. यहाँ पे हमने जब पोएम पढ़ी थी तो हमने देखा था कि ये कवि यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा था. वहाँ पे वो कहता है कि क्रॉस केकोफोनी. केकोफोनी का मैंने आपको मीनिंग पहले भी बताया है. केकोफोनी का सिंपली मीनिंग होता है बहुत ही गंदी आवाज़, बहुत ही कर्कश आवाज़ जो सुनने में बिल्कुल भी अच्छी ना लगे. तो जो मेंढक था वो रात को शुरू होता और सुबह जब तक लाइट आ नहीं जाती, सूरज चमक नहीं जाता, तब तक वो बिल्कुल किसी की नहीं सुनता था और लगा है अपने में और पूरी रात टर्राता हुआ रहता था. जिससे आसपास, और वो समक ट्री पे रहता था बॉग में, उस ट्री के आसपास रहने वाले सारे जानवर बहुत ही ज़्यादा परेशान थे उससे. तो हमारा आंसर होगा इसके एक्सप्लेनेशन के लिए द पोइट इज़ स्पीकिंग द ट्रुथ. कवि यहाँ पे एक सच बोल रहा है. दैट द क्रॉकिंग ऑफ अ फ्रॉग इज़ ऑलवेज अनप्लीजेंट. कि मेंढक का टर्राना जो होता है वो खुश तो किसी को नहीं करता. जितने बड़े बड़े कवि हुए उन्होंने कोयल की, स्काईलार्क की, बुलबुल की आवाज़ों पे लिखा है कि हम उनकी मेलोडियस वॉइस में खो जाते हैं. आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि किसी ने मेंढक के टर्राने पे पोएम लिखी हो कि भाई मेंढक की टर्राहट, वाह वाह क्या मज़ा आ गया, क्या टर्राहट थी, क्या मेंढक टर्रा रहा था. ऐसी आपने कभी पोएम्स नहीं पढ़ी होगी क्योंकि वो किसी को भी खुश नहीं करती है. तो मेंढक की टर्राने की आवाज़ एक अनप्लीजेंट वॉइस होती है. द अदर क्रिएचर्स हेटेड द क्रॉकिंग ऑफ द फ्रॉग. जो दूसरे क्रिएचर्स थे उनको नफ़रत थी मेंढक के टर्राने से. द सोल मोटिव टिल नाउ इज़ दैट द फ्रॉग इज़ इंजॉइंग हिज ओन क्रॉकिंग. और यहाँ पे जो मेंढक का सोल मोटिव था, यानी कि उसका एकमात्र लक्ष्य ये था कि वो इन्जॉय करता था अपनी टर्राहट को, अपनी जो आवाज़ है, अपनी वो जो बेसुरी आवाज़ है, उसको कोई मतलब नहीं कि कोई उसे गाली दे, मारे, पीटे, क्या करे, लेकिन नहीं, उसको ये चीज़ करने में मज़ा आता है और वो उस चीज़ का आनंद लेता है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ neither stones nor prayers nor sticks, insults or complaints or bricks stills the frog's determination to display his heart's elation. अब यहाँ पे देखिए, ये जो पोइट्री की लाइनें हैं इसमें हमें ये कहा गया था कि ना तो पत्थरों से कोई फ़र्क पड़ता था, ना प्रार्थनाओं से कोई फ़र्क पड़ता था. लकड़ी मार लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंसल्ट कर दो उसकी, कंप्लेन कर दो, ईंटें मार लो उसको, लेकिन मेंढक जो था उसका डिटर्मिनेशन कम नहीं होता था. वो तो बिल्कुल अपने एक लक्ष्य पे लगा हुआ था. टू डिस्प्ले हिज हार्ट्स इलेशन, उसका काम था, उसको अपना दिल खोल कर गाना है और वो उस काम में लगा रहता था. इसका आंसर होगा द अदर क्रिएचर्स गॉट फेड अप विद द फ्रॉग सॉन्ग. जो दूसरे प्राणी थे वो परेशान हो चुके थे मेंढक के टर्राने की आवाज़ से. दे यूज्ड रिक्वेस्ट, उन्होंने रिक्वेस्ट की, इंसल्ट की, कंप्लेन की, पत्थर मारे, लकड़ियाँ मारी, ईंटें तक मारी. टू क्वाइटर द फ्रॉग, चुप कराने के लिए, मेंढक को क्वाइट करने के लिए, यानी चुप कराने के लिए सब कुछ किया. बट नथिंग कुड स्टॉप द फ्रॉग सिंगिंग. लेकिन कोई भी चीज़ मेंढक के गाने को रोक नहीं पाई. द फ्रॉग वॉज होल डिटरमाइंड टू सिंग ऑल नाइट. मेंढक पूरी तरह से डिटरमाइंड था, वो लगा हुआ था अपने काम में और पूरी रात गाता रहता था. उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई उसे क्या कहता है, कोई उसकी बुराई करता है, उसको कोई लेना देना नहीं था. और जब होल पोएम थी वो भी इस बारे में ही है. आप अगर देखेंगे तो पूरी पोएट्री का जो एक मोटो है या लक्ष्य है वो यही है. हमको दो चीज़ें सिखाती है ये पोएट्री. नंबर एक, अपने काम में लगे रहो, सुनो, अच्छी सलाह लेना अच्छी बात है, लेकिन अपना जो नेचुरल इंस्टिक्ट है उसको कभी मत छोड़ो. अपना जो नेचुरल पावर बोल लो या जो अपनी नेचुरल टैलेंट है उसको कभी मत छोड़ो. सुनो सबकी, करो मन की वाली बात है. ठीक है. और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एंड द समक ट्री वॉज बोर्ड विथ अ ब्रेथलेस टाइटल क्राउड, आउल ऑफ सैंडविच, डक ऑफ कैंड, मलाड ऑफ मिल्डी ट्रेंड. ये हमने पोइट्री में पढ़ा है कि ये सारे जानवरों के नाम हैं जो कोयल का बुलबुल का गाना सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं. ये सारे लोग उसका गाना सुनने के लिए आए हैं, इन्होंने पैसे दिए हैं. ये सब काल्पनिक जगहों के नाम हैं, इनमें से कुछ रियल भी है, जैसे कैंट असल में भी एक जगह होती है,
कुछ पक्षी हैं जैसे कूट, हंस, ये सारे जो पक्षी हैं ये बहुत ही रेयरली पाए जाते हैं, बहुत कम देखने में आते हैं। तो दूर दूर से ओवरऑल वो कवि बताना चाह रहा है कि ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे दूर दराज इलाकों से आए हैं सिर्फ़ और सिर्फ बुलबुल का गाना सुनने के लिए, क्योंकि शी बिकेम अ स्टार, वो बहुत फेमस हो चुकी थी वहाँ पर। तो देखते हैं आंसर में, व्हेन द नाइट एंगल्स शो बिगेन ऑल द क्रिएचर फ्रॉम फार ऑफ लैंड्स केम टू एंजॉय इट। जब नाइट एंगल का शो शुरू होता है तो जितने भी प्राणी हैं वो दूर दराज के इलाकों से उसे एंजॉय करने के लिए आते हैं। ऑल क्लासेस ऑफ क्रिएचर, इसमें सारे प्रकार के प्राणी थे, अमीर भी थे, गरीब भी थे। कॉमन एंड डिलाइटेड, लाइक कॉमन लोग जो आम लोग होते हैं वो डिलाइटेड है ना, डिग्निफाइड मतलब जो बड़े बड़े इलाकों से आते हैं, जैसे आउल ऑफ सैंडविच, देखिए इसका कार्टून्स मिलेंगे आपको, आउल ऑफ सैंडविच, डक ऑफ कैंट, ये लोग क्या हैं, ये लोग डिज़नी के कार्टून्स में आपको इनका जिक्र मिल जाएगा। ये वो लोग हैं जो अमीर बताए गए हैं उनके अंदर, है ना, क्योंकि आप देखते हैं डक टेल्स वगैरह जो आते थे उसमें डिज़नी के कार्टून्स, डोनाल्ड डक हो गया या मिकी माउस हो गया, ये सब क्या है, बातें कर पाते हैं, गूफी हो गया, ये सब बातें कर पाते हैं। तो यहाँ पर इनका जिक्र किया जा रहा है, कुछ काल्पनिक कैरेक्टर्स का जिक्र किया जा रहा है, जैसे आउल ऑफ सैंडविच, डक ऑफ कैंट, मलाड एंड मिलिटी ट्रेंड, ना, मार्टिन कार्डिनल, मेफिस्टो केम देयर, ये सारे लोग जो कैरेक्टर्स हैं कॉमिक्सों के निकले हुए, कार्टून्स के निकले हुए, ये वहाँ पर बुलबुल का, नाइटिंगेल का गाना सुनने के लिए आए हैं। और फिर है कॉट ऑफ मॉन्टे क्राइस्ट एंड लेडीज़ विथ ऑल ग्लिटरिंग टियारास, है ना, सारी महिलाएं जो अमीर घरों से महिलाएं थी जो टियारास पहन के, गले में पट्टे, है ना, सुनहरे और है ना चमकने वाले हीरे जड़े हुए पट्टे पहन पहन के आई थी। वर ऑल्सो नॉट बिहाइंड, वो भी पीछे नहीं थी, वो भी गाना सुनने के लिए आई थी। द फ्रॉग वॉज ओवरजॉयड टू सी सच ए डिग्निफाइड लार्ज ऑडियंस, मेंढक को तो बहुत खुशी हो रही थी। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी ऑडियंस जो भी डिग्निफाइड है, जो कि अमीर हैं, है ना, प्रसिद्ध हैं, वो लोग सब आए थे। ही वॉज हैप्पी टू सी द प्रॉस्पेक्ट ऑफ हाई अर्निंग, उससे एक प्रॉस्पेक्ट नज़र आ रहा था, भविष्य नज़र आ रहा था कि कितनी ज़्यादा अर्निंग अब होने वाली है। एंड जेलस ऑफ नाइटिंगेल सॉन्ग, और वो जल रहा था नाइटिंगेल के सॉन्ग से, वो खुश नहीं था क्योंकि वो अंदर से पैसे कमाने के लिए खुश था, लेकिन इतनी तारीफ़ें जो मिल रही थी उसके लिए वो खुश नहीं था। एंड आर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ द मोस्ट IMP क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, अगर इस चैप्टर में से कुछ आने जैसा है तो वो यही क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको ये रिमार्क लेना चाहिए कि ये क्वेश्चन मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट फैंटेसी एस्पेक्ट्स आर देयर इन द पोएम द फ्रॉग इन द नाइटिंगेल, क्या क्या फैंटेसी, क्या क्या काल्पनिक बातें, क्या क्या हमारे विचारों में जो कल्पनाएँ होती है उसकी बातें इस पोएम फ्रॉग इन द नाइटिंगेल में की गई हैं। So let's start. The poem The Frog in the Nightingale is full of fantasy. ये जो पोएम है Frog in the Nightingale, ये फैंटेसी से फुल है। इसमें आपको क्या कल्पनाएं नहीं देखने को मिलती है। द स्टोरी itself as a fantasy, ये पूरी स्टोरी ही एक फैंटेसी, जानवर बात थोड़ी ना करते हैं। There is a fancy world of बिंगल बॉग, बिंगल बॉग नाम का एक काल्पनिक जगह है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये प्लेस सचमुच नहीं होता है। Where animals and insects are shown to be behaving like human beings, इस जगह पे जानवरों को, कीड़े मकोड़ों को, पक्षियों को कैसा दिखाया गया है, आम इंसानों की तरह बर्ताव करता हुआ बताया गया है। एवरीथिंग इज सेट इन सच अ मैनर दैट दे अपीयर टू बी रियल, सभी कुछ, सारी चीज़ें इस तरह से सेट की गई है कि वो बिल्कुल असली सी प्रतीत होती है। सिंगिंग ऑफ द फ्रॉग, प्रोटेस्ट ऑफ द अदर क्रिएचर, है ना, सिंगिंग ऑफ द फ्रॉग, जैसे कि मेंढक का गाना, है ना। अब मेंढक गाता तो नहीं, टर्राता है, लेकिन इसमें क्या बताया गया है कि मेंढक गा रहा है, तो ये भी रियल जैसा प्रतीत होता है। प्रोटेस्ट ऑफ द अदर क्रिएचर्स, दूसरे जो प्राणी हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि मत गाया कर तू। कॉन्सर्ट ऑफ नाइटिंगेल, कॉन्सर्ट कर रही है नाइटिंगेल। अब भाई आपने किसी पक्षी का कॉन्सर्ट देखा है क्या? कॉन्सर्ट मतलब नहीं तो बड़े बड़े शोज़ करते हैं सिंगर्स होते हैं ना, कॉन्सर्ट्स, है ना। तो कॉन्सर्ट ऑफ द नाइटिंगेल, इट इज़ ही ऑल आर द फैंटेसीज, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये कल्पनाएँ हैं, ये असल में नहीं होता है। इट इज़ फैक्ट दैट पोइट हैज़ प्रेजेंटेड एज अ रियल लाइफ सिचुएशन, ये तो फैक्ट वाली बात है कि पोइट ने क्या प्रेजेंट किया है, एक असल ज़िंदगी की सिचुएशन को प्रेजेंट किया है। एंड मॉडर्न ट्रेंड ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड थ्रू दिस पोएम, और आज जो ह्यूमन वर्ल्ड का मॉडर्न ट्रेंड है इसको इस पोएम के थ्रू दिखाने की कोशिश की है। इट इज़ अ सटायर, सटायर का मतलब होता है मजाक मजाक में सच बात कह जाना। सटायर का मतलब होता है कि कॉमेडी करना, और कॉमेडी में एक ऐसी बात कह जाना जो मैसेज दे, है ना। कई ऐसे सटायर्स हैं जिसके अंदर व्यंग जिसको कहा जाता है, तो इट इज़ अ सटायर विच इनलाइवंस द फैक्ट दैट
इन टुडेज़ वर्ल्ड गुड एंड टैलेंटेड पीपल लूज ऑल रेसेस। इसमें एक सटायर है, एक व्यंग है, जहाँ पे ये बताया गया है, जो इस बात को जीवंत उदाहरण देता है कि आज की दुनिया में अच्छे लोगों को और टैलेंटेड लोगों को कोई जगह नहीं मिलती। ये अपनी सारी रेस हार जाते हैं, वाइल द अनडिज़र्विंग एंड मेलिशियस पीपल, जबकि अनडिज़र्विंग और जो बुरे लोग हैं वो दुनिया पर राज करते हैं। तो यही कहानी का सार था, यही पोएम का सार था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्वेश्चन आंसर्स।